Dear students, welcome to all of you. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन है, जिसके कारण क्लास में तो हम सब किसी भी विषय पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही हम शिक्षकगण आप सबों को आपके सिलेबस के अंतर्गत जो शेष चैप्टर बच गए थे उसके विषय में बताने का प्रयास करते हैं। तो आज हम सब चर्चा करेंगे जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, जो यूरोपियन फिलोसफर एरिस्टोटल के विचारों के संबंध में, कि जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लेटो का जस्टिस या आइडियल स्टेट के विचारों पर, तो प्लेटो का शिष्य जो अरस्तु था वह प्राचीन काल में यूरोप में राजनीतिक विचारक के रूप में, और कहने का तात्पर्य कि दुनिया में प्रथम राजनीतिक विचारक के रूप में सामने आया, क्योंकि प्लेटो का जो भी तर्क था या थॉट था, जो विचार था, वह दूसरे तरह के था। लेकिन अरस्तु का जो थॉट सामने आया वह पॉलिटिकल रूप में आया। तो उसी संदर्भ में आप सबों को प्लेटो का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, या दूसरे शब्दों में कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के विषय में उन्होंने जो भी अपने थॉट दिए, उनके द्वारा जो विचार प्रकट किया गया, उसके संदर्भ में देखना है। तो अरस्तु ने जो राज्यों के वर्गीकरण या संविधानों के वर्गीकरण के संबंध में उन्होंने थोड़ा सा ध्यान प्लेटो के स्टेट्समैन पुस्तक में निहित क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट पर भी जाता है, कि जो उन्होंने कुछ वर्गों को इंगित किया था। लेकिन अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में के चतुर्थ अध्याय में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में वह सरकारों को या राज्यों का विभाजन वर्गीकृत करने का प्रयास किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अरस्तु दुनिया के अधिकतम सरकारों के विषय में ज्ञान अर्जित किए, अर्थात लगभग 158 संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन का निश्चय किया कि उसका वर्गीकरण करके लोगों को उस समय के परिस्थिति के अनुकूल बताया जाए। तो ये तो आप समझ गए कि अरस्तु ने प्लेटो जो उसका गुरु था उसके अनुकरण करते हुए दो आधारों पर सरकारों का या संविधानों का वर्गीकरण किया है। पहला है संख्या के आधार पर, कि सरकार के सब सर्वोच्च अधिकारियों की संख्या के आधार पर, और दूसरा है शासन पद्धति के प्रकृति के आधार पर, अर्थात शासन अच्छा हो या शासन बुरा हो। तो इस तरह से अरस्तु के कथनानुसार, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल,
कि शासकों का शासन या तो जनता के कल्याण के लिए होता है या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है। कि जो भी सरकार है या तो वह जनता के वेलफेयर के लिए शासन करती है या खुद अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हित साधने के लिए वो शासन में आती है या शासन करती है। तो इस प्रकार जो अरस्तु के द्वारा जो विचार संविधान के वर्गीकरण पर दिया गया, उसमें सबसे पहला है कि संख्या के आधार पर, और दूसरा है शासन पद्धति के नेचर के आधार पर, उसके प्रकृति के आधार पर उसका विश्लेषण किया गया है। तो सबसे पहले अरस्तु ने संख्या के आधार पर एक अधिकारी अर्थात एक राजा को इंगित करते हुए उसे विश्लेषण करने का प्रयास किया कि अगर शासन संख्या अर्थात शासन करने वाले कोई एक हो तो उस तरह के शासन या तो मोनार्की राजतंत्र किंगशिप होता है, फिर बाद में वह किंगशिप जो स्वेच्छाचारी राजतंत्र के रूप में, भ्रष्टाचारी राजतंत्र के रूप में परिणत हो जाता है। अर्थात एक सदस्य ही शासन करता प्रारंभ में वैसे राजतंत्र की स्थापना करता है जिसमें वह जनता के हित में शासन को करे, शासन चला, और वो अपनी जो कोर्टियर की नियुक्ति वैसे करते हैं जो बुद्धिमान हो, योग्य हो, अनुभवी हो, और उसके सलाह से, उसके परामर्श से वो शासन करते हैं। ऐसे आप राजतंत्र के विषय में एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ चुके होइएगा कि राजतंत्र अर्थात किंगशिप या मोनार्क हेरेडिटरी भी होता है, वंशानुगत भी होता है, या लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा किसी एक सदस्य को राजा बनाया जाता है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी देखने को मिला था। तो यहाँ है कि प्रारंभ में जो राजा रहते हैं, राजतंत्र अर्थात वह शासन तंत्र को चलाते हैं, वह सरलता पूर्वक जनता के कल्याण के लिए, हित के लिए सुशासन का कार्य करते हैं। वहाँ पर राजा जनता के प्रति समर्पित होता है और जनता भी राजा को अपने स्वामी के तरफ पूछता है। लेकिन वही राजतंत्र कालांतर में आगे बढ़ते हुए अगर वह भ्रष्ट तंत्र में मोबालाइज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि प्रिवेंटेड फॉर्म अर्थात स्वेच्छाचारी राजतंत्र, जो जनरल फॉर्म में अच्छा राजतंत्र होता है वही प्रिवेंटेड फॉर्म में वह भ्रष्ट राजतंत्र का रूप ले लेता है, वह स्वेच्छाचारी या निरंकुश तंत्र का रूप ले लेता है। तो वहाँ राजा का ध्येय अपने प्रजा के हित का न रखे अपने हित के लिए हो जाता है, या वह परामर्श से कार्य नहीं करता, बल्कि वह अपने इच्छा अनुकूल कार्य करने लगता है। उस संदर्भ में आप देखिएगा कि जैसे राम राज्य था तो वह अच्छे राजतंत्र के रूप में था, लेकिन वही कंस का राज्य या जरासंध के राज्य जो प्रणाली था, वह जिसको हम प्रिवेंटेड मोनार्क के रूप में जानते हैं, अर्थात वे अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है और वह किसी का परामर्श या सलाह नहीं मानता, और वह एक स्वेच्छाचारी निरंकुश रूप से वह कार्य करने लगता है, जिसके कारण प्रजा में अराजकता की स्थिति बन जाती है और वह स्थिति जो सिंपल सरल अवस्था में था वह विकृत अवस्था में परिवर्तित
हो जाता है, इसीलिए उसे विकृत शासन पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ ये कहने का है कि जब धीरे धीरे समय अनुकूल जो अच्छा राजतंत्र कालांतर में आगे बढ़ते हुए वह एक स्वेच्छाचारी मोनार्क के रूप में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो राज्य के अंतर्गत व्यापारी वर्ग है, धनी वर्ग है, अर्थात कुलीन है, जो शिक्षा वर्ग से रिलेटेड है, जो संपन्न व्यक्ति है, वे सभी जनता को एकजुट करके उस राजा के खिलाफ विरोध करते हैं और वह विरोध क्रांति का रूप लेता है और बाद में चलकर उस निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो जाते हैं। और निरंकुश राजतंत्र समाप्त होने के बाद अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एक नई तंत्र आता है, जिसको हम कुलीन तंत्र के नाम से जानते हैं, अर्थात वह एरिस्टोक्रेसी है। तो अरस्तु ने दूसरे जो संख्या के आधार पर, जिसमें कुछ शासन के अधिकारियों की संख्या के आधार पर जो बताने का प्रयास किया, उसमें जो अच्छे शासन सुगम शासन के रूप में था उसे एरिस्टोक्रेसी अर्थात कुलीन तंत्र का नाम दिया। और वही कालांतर में चलकर जब वह विकृत अवस्था में आ जाता है, प्रिवेंटिव फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम ओलिगार्की अर्थात राजधनिक तंत्र के रूप में जानते हैं। तो यहाँ जो पहली संख्या के आधार पर जो दूसरा फॉर्म अरस्तु के अनुसार है, उसमें अच्छे शासन व्यवस्था वाले जो तंत्र है उसे हम एरिस्टोक्रेसी अर्थात कुलीन तंत्र कहते हैं। तो इस कुलीन तंत्र में कुछ लोगों के द्वारा, चाहे वह धनी संपन्न व्यक्ति हो या वह शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो या अधिकारियों का वर्ग हो, तो कुछ वर्गों के मिलाकर वह शासन कायम होता है। वह शासन जनता के वेलफेयर के लिए, जनता के हित के लिए कार्य करती है, तो उसे कुलीन तंत्रात्मक राज्य की को कहते हैं। और अरस्तु ने कहा कि यह एक जो नॉर्मल फॉर्म की सरकार है, अर्थात यह एक सुशासन के रूप में चलता है, जिसमें जनता विवेकशील होती है, वह सदाचारी होते हैं और वह ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं जो जनता उसे हाथों हाथ स्वीकार करती है। लेकिन धीरे धीरे जो कुलीन तंत्रों की संख्या है, उसके परिवारों की संख्या, उसके सखे संबंधियों जब इन्वॉल्व होने लगते हैं शासन में, तो उसमें सभी का एक समान नेचर नहीं होता। उसमें कुछ विकृत मानसिकता वाले भी संबंधी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण वह शासन व्यवस्था धनिक तंत्र के रूप में आ जाता है। यानी कहने का तात्पर्य कि जो दूसरे फॉर्म का, दूसरे श्रेणी का जो अच्छी शासन व्यवस्था था वह कुलीन तंत्र था, लेकिन वह जब विकृत अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो वह ओलिगार्की अर्थात धनिक तंत्र के रूप में बदल जाता है। और यहाँ ये धनिक तंत्र कहने का तात्पर्य है कि है तो ये भी कुछ समूहों के संख्या वाले शासन तंत्र, लेकिन इस समूह में वैसे शासन अधिकारी आ जाते हैं जो अपना हित साधने लगते हैं, जो अपने स्वार्थ के कारण अपने संपत्ति का अर्जन करने लगते हैं, उसके लिए जनता को भिन्न भिन्न तरह से कष्ट देते हैं, जिसके कारण राज्यों में उनके खिलाफ आवाज उठने लगती है, क्योंकि लोग शोषित होने लगते हैं और ये कुछ वर्ग नाजायज फायदा उठाकर जनता के या जो मिडिल क्लास उस समय के है उसका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करने लगते हैं। तो इस तरह से यह जो प्रिवेंटिव फॉर्म में जो धनिक तंत्र आते हैं, यह बुरे शासन प्रणाली अर्थात विकृत शासन वाले श्रेणी में आते हैं।
फिर इसके बाद तीसरा आता है जिसको बहुसंख्यक यानी अधिक से अधिक शासन में भाग लेने वाले अधिकारियों के समूह के रूप में जो अच्छी व्यवस्था वाले शासन आते हैं, जिसको अरस्तु अपने पुस्तकों में पॉलिटी नाम दिया है और साधारणतः हम लोग उसे बहुतंत्र या जनतंत्र के नाम देते हैं। अर्थात यहाँ पर जब वैधानिक तंत्र का विघटन होता है, उसके बाद एक नए फॉर्म जो अधिक से अधिक अधिकारियों या शासन के सदस्यों के द्वारा शासन व्यवस्था कायम किया जाता है, उस शासन व्यवस्था को हम जनतंत्र का नाम देते हैं, या अरस्तु ने उसे जनतंत्र की संज्ञा दी है, जिसे पॉलिटी का रूप दिया है। अर्थात कि यहाँ पर जो पॉलिटी है, ये पॉलिटी जो जिसको हम लीगल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, वैधानिक राजतंत्र भी कहते हैं, इसके पीछे आप पहले भी जान चुके हैं कि जब नेचर ऑफ स्टेट आप देखे थे, उसके बाद जब प्रकृति अवस्था से मानव जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके समझौता करके जब विधि पूर्वक शासन का निर्माण करती है, तो वह एक डेमोक्रेसी का रूप लेता है, अर्थात वह एक जनतंत्र का रूप लेता है, जो छोटे छोटे राज्यों में अरस्तु के समय सिटी राज्यों में कायम था। तो इस तरह से यह राज्य शक्ति या राज्य के जो शासन प्रणाली है, जो अच्छे शासन प्रणाली के रूप में ये कार्य करते हैं, एक वेलफेयर वर्क के रूप में ये जनतंत्र काम करते हैं। लेकिन कालांतर में ये जनतंत्र भी परिवर्तित होता है। अरस्तु ने कहा कि जनतंत्र कुछ सालों तक, कुछ वर्षों तक अच्छी तरह से कार्य किया, लेकिन धीरे धीरे जनता की उसमें सहभागिता, पार्टिसिपेशन बढ़ते गया और जनता में कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट आए जो विकृत नेचर के थे, विकृत मानसिकता के थे। उन्होंने और अधिक उसको उभारा और वह एक भीड़ तंत्र के रूप में, जिसको कहते हैं कि मोबिलाइज करने के पश्चात एक ऐसे शासन व्यवस्था आया जो विकृत शासन व्यवस्था का रूप ले लिया। अर्थात बहुसंख्यक शासन अधिकारियों की संख्या वाले जो राज्य शुरू में जनतंत्र अच्छा था, वह काल क्रम में परिवर्तन होकर वह एक भीड़ तंत्र का रूप ले लिया। अर्थात वह उसे अरस्तु ने भीड़ तंत्र के नाम दिया, हम लोग उसे प्रजातंत्र कहते हैं। अरस्तु ने कहा कि मोबिलाइजेशन, कि मोबिलाइज स्टेट, मोबिलाइज गवर्नमेंट। तो यहाँ पर है कि भीड़ तंत्र अरस्तु के अनुसार कि भीड़ तंत्र का अभिप्राय वैसे जन समूहों की शासन व्यवस्था से है जिसमें वैधानिकता तथा लोकहित की भावना का अभाव रहता है, लीगलिटी नहीं रहता और उसमें जनता के कल्याण की भावना नहीं रहती। अर्थात उसमें सभी अपने आप को नेता समझने लगते हैं। कहने का अर्थ कि भीड़ तंत्र जो प्रजातंत्र का रूप है, उसमें चाहे वह लिटरेट हो या उस परिस्थिति में आज से हजारों वर्ष पूर्व किस तरह की परिस्थिति था, उसमें यदि सभी जनता शासन में सहभागी हो जाए तो वह शासन कितना दिन तक चल पाएगा और कैसे चलेगा। इसलिए अरस्तु ने कहा कि जनतंत्र तो सही से काम किया, लेकिन बाद में वह भीड़ तंत्र के रूप में बदल गया, तो वह एक विकृत शासन व्यवस्था का रूप ले लिया, जिसके कारण चारों ओर अराजकता की स्थिति हो गई। वे एक दूसरे के
बातों को नहीं मानते थे। जो राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा जो कानून था, उस कानून का उल्लंघन होने लगा और धीरे धीरे यह शासन व्यवस्था भी अंत हो गया। अर्थात उस शासन व्यवस्था में फिर एक बलशाली, ताकतवर, शक्तिशाली व्यक्ति निकला, उसका उभार हुआ और वह फिर एक राजतंत्र की स्थापना कर डालता है। अर्थात हीर तंत्र, प्रजातंत्र के नष्ट होने के बाद फिर वह राजतंत्र का रूपरेखा तय होता है और यह कालक्रम, यह जो साइकिल चलते रहता है। इसलिए अरस्तु ने जिस सरकारों की क्लासिफिकेशन किया, या जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन किया, जो संख्या के आधार पर एक व्यक्ति, एक अधिकारी वाला या कुछ अधिकारी के द्वारा जो शासन चलाया गया, या बहुसंख्यक अधिकारियों या शासकों के द्वारा शासन कराया गया, जिसमें अच्छे शासन व्यवस्था, जो एक के द्वारा, एक अधिकारी अर्थात राजा के द्वारा जो शासन चलाया गया, तो पहला हुआ कि जो अच्छा शासन व्यवस्था था वह राजतंत्र था। वह जब समय अनुकूल कालक्रम के दृष्टि से बाद में वह विकृत व्यवस्था में परिणत हुआ, वह निरंकुश शासन प्रणाली, निरंकुश राजतंत्र के रूप में परिणत हो गया। और फिर बाद में उसकी शासन तंत्र की विफलता के पश्चात जो एक नई व्यवस्था आई, वह कुछ संख्या के आधार पर आया, और वह जो कुछ संख्या के आधार पर जो अच्छी शासन व्यवस्था आई, उसे हम एरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र का नाम जानते हैं। और वह कुलीन तंत्रात्मक शासन चलने लगा। फिर बाद में उन जो अधिकारियों के सखे संबंधी या जो उनके जितने भी संबंधी वह शासन में हस्तक्षेप करने लगे और अपने स्वार्थ सिद्ध करने लगे, तो जनता के हित के विपरीत अपने हित को तरजीह दी, तो वह धनिक तंत्र के रूप में विकृत शासन व्यवस्था अर्थात ओलिगार्की के रूप में परिणत हो गया। फिर वह धनिक तंत्र कुछ वर्षों तक शासन करता है, और कुछ शासन करते हुए जब उसकी शासन व्यवस्था नष्ट होती है, तो फिर अधिक संख्या वाली जो अच्छी व्यवस्था जनतंत्र पॉलिटी आती है, और पॉलिटी के अंतर्गत शासन तंत्र कार्य करने लगती है। ये भी कुछ वर्षों, कुछ सालों के कालांतर में फिर यह भी बदल जाती है। इसमें भी अव्यवस्था आ जाती है, स्वेच्छाचारिता आ जाती है, और जिसके कारण अधिक से अधिक संख्या भीड़ तंत्र का रूप ले लेता है, जो प्रजातंत्र का रूप लेता है। वह शासन व्यवस्था चलेगा, और वह भी शासन व्यवस्था कालांतर में नष्ट होती है, और उसके बाद एक फिर दोबारा एक तंत्र अर्थात एक तंत्रीय राज्य व्यवस्था, राजतंत्र कायम होता है। तो इस तरह से ये सरकारों का या राज्यों का ये ट्रांसफॉर्मेशन और साइकिल, परिवर्तन चक्र चलते रहता है। तो अरस्तु ने इसे यह स्पष्ट किया कि जो अरस्तु के द्वारा सरकारों का वर्गीकरण किया गया, उसमें ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, चाहे वह 50 वर्षों, 100 वर्षों, 200 वर्षों या 10 वर्षों, उसमें शासन तंत्र, शासन के जो स्वरूप है वो परिवर्तित होते रहता है, चाहे वह अच्छा होता है या फिर विकृत शासन व्यवस्था के रूप में आता है, और यह क्रम चलते रहता है। तो यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने जो अपना विचार संविधान के वर्गीकरण या राज्य के वर्गीकरण में दिया, उसे हम, जिसको हम परिवर्तन चक्र के रूप में भी उसे जानते हैं, तो इस तरह से इसे जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो अरस्तु के दिया गया, उसको थोड़ा आप जो भी पॉलिटिकल थॉट के पुस्तक होगा उसमें पढ़िएगा, समझिएगा, और उसका एक क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आता है कि डिस्कस द
discuss the classification of constitution of government by view of एरिस्टोटल कि अरस्तु के दृष्टिकोण में या अरस्तु के द्वारा जो संविधानों का वर्गीकरण हुआ उसका वर्णन करें। इसे पढ़िएगा, समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।